So let's start division lecture analysis of income statement. So first start with revenue. So there are five steps of revenue recognition we all know, which are first identify the contract with the customer. अब ये कॉन्ट्रैक्ट वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि तुम 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लेके आ गए कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ये नहीं है, इट कैन बी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली कस्टमर की क्या नीड है, क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है, तुम्हारी क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे तुम एग्री हुए हो, बेसिकली वो सब. अब देन आइडेंटिफाई द सेपरेट और डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मींस कि सपोज करो तुमने एक स्मार्टफोन बेच रहे हो, अब उसके साथ 1 साल की वारंटी दे रहे हो, तुम गारंटी दे रहे हो, रिपेयर मेंटेनेंस दे रहे हो, जो भी फलाना ढिमकाना वो सब. अब डिटरमाइन द प्राइस कि तुम कह रहे हो कि भाई 10,000 का दूंगा, वो कह रहा है 9,000 का दे दो. एक प्राइस डिटरमाइन करो. उसके बाद एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू इन द कॉन्ट्रैक्ट. फिर जो भी तुमने डिसाइड किया वो प्राइस एलोकेट करो. और रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. अब जैसे तुम गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करोगे और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करोगे, तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो. अब ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वी डू अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश. सो ये क्लियर है. नाउ वी कम टू डिफरेंट बिजनेसेस के लिए हम रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल, फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सपोज करो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया अगले 5 साल का. अगले 5 साल का तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है. अब फर्स्ट ईयर में मान लो तुमने 20% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया. फर्स्ट ईयर में 20% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया. तो तुम फर्स्ट ईयर के अंदर 2 करोड़ रुपए विच इज 20% ऑफ योर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे. तुम्हारी इसके अंदर कॉस्ट आई मान लो 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ तुम्हारे सीओजीएस के अंदर चला जाएगा. सिंपल, क्लियर. अब इसके अंदर जो बोनस होता है, बोनस का याद रखना, बोनस हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब बहुत ज्यादा हाईली प्रोबेबल हो, जब हमें उसे वापस अंडू ना करना पड़े. बेसिकली बोनस तभी लिखते हैं हाईली प्रोबेबल हो. और जो बोनस होता है वो रेवेन्यू के अंदर ही ऐड होता है. सपोज करो अगर मैंने इसको 5 साल के अंदर अंदर कर दिया, तो मुझे 1 करोड़ का बोनस मिलेगा. तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा फिर 11 करोड़ के हिसाब से. तो 11 करोड़ का 20% होगा फिर. ठीक है, सिंपल. अब इसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो हम इसी को ही एक्सटेंड करेंगे आगे. ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया, आगे और कुछ एडिशनल हो गया, एक और बिल्डिंग ब्लॉक तुम बना रहे हो, तो मान लो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो फिर और ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी 15 करोड़, तो तुम उसके हिसाब से आगे एडजस्ट करते रहोगे. एक बार याद रखना, अगर तुमने बोनस रिकॉर्ड कर दिया है तो तुम ये नहीं होता अकाउंट्स में कि तुम वापस पिछले साल की किताबें खोली और उसे काट दिया अगर बोनस नहीं मिला, तो फिर तुम उसे अगले साल में एडजस्ट करोगे. गॉट इट, क्लियर, सिंपल. नाउ लेट्स कम टू अदर थिंग्स. मान लो तुम एजेंट हो, एक तुम्हारा कमीशन बेसिस पे वर्क है, तो इसके अंदर जो भी तुम्हारा सिर्फ कमीशन होगा वो तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे. मान लो तुमने एक फ्लैट बिकवाया, उस पर तुम्हारा 50,000 का कमीशन बना, तो तुम सिर्फ कमीशन रिकॉग्नाइज करोगे. सिंपल है. नाउ कम्स टू सर्विस एंड लाइसेंसिंग. सर्विस एंड लाइसेंसिंग में क्या होता है कि जैसे तुमने किसी को कोई सॉफ्टवेयर बेचा है और वो सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी है 5 साल, तो तुम जो भी रेवेन्यू होगा वो 5 साल तक रिकॉग्नाइज करोगे, इक्वली डिवाइड करके. तुम एक साल में सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. और अगर अंटिल लाइफ तक है, फॉर एवर ट्रांसफर ऑफ सर्विस की है, तो तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे सर्विस परफॉर्मेंस गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होते हैं बेसिकली. सो अब इसके अलावा मान लो तुम्हारा लीजिंग का बिजनेस, लीजिंग या फ्रेंचाइजी का है. अब लीजिंग और फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि तुम तीन तीन चीजों पे बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे. पहला तुम्हारा खुद का बिजनेस, तो खुद के बिजनेस का जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो. उसके अलावा जो वन टाइम पेमेंट जो तुम फ्रेंचाइज सेल करोगे तब मिलेगा वो. उसके अलावा तुमने फ्रेंचाइज किसी को सेल कर दी, अब उसको तुम गुड्स भी सेल कर रहे हो, तो तुम वो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे. फॉर एग्जांपल बर्गर सिंह है, बर्गर सिंह अपना खुद का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेगा. उसके अलावा जो वन टाइम बर्गर सिंह फ्रेंचाइज सेल करेगा वो भी रिकॉर्ड करेगा. और उसके अलावा मान लो बर्गर सिंह जिसको फ्रेंचाइज सेल की है उसको बंस भी सेल कर रहा है या ब्रेड सेल कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो जो ब्रेड से रेवेन्यू आएगा वो भी रिकॉग्नाइज करेगा. तो लीजिंग और फ्रेंचाइजी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, याद रखो. सो ये बेसिकली हमारा हो गया रेवेन्यू. अब आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम बेसिकली जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डालते हैं. जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल वेजेस, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल. इन्वेंट्री नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाएगी. रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग चार्जेस, राइट, ये सारी चीजें आएगी कॉग्स के अंदर. अब ये याद रखना, कॉग्स आएंगे, कॉग्स के अंदर वेजेस आएंगे, सैलरीज आएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे. ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी
प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आएंगे। नाउ हम एक चीज और करते हैं, एक्सपेंस रिकॉग्निशन करते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तो कर लिया हमने। नाउ कम्स टू एक्सपेंस रिकॉग्निशन। एक्सपेंस रिकॉग्निशन, सो एक्सपेंस रिकॉग्निशन में बेसिकली एक है मैचिंग कॉस्ट, दूसरा है पीरियड कॉस्ट। अब मैचिंग कॉस्ट के अंदर क्या आएगा कि सपोज करो तुम्हारे पास इन्वेंट्री पड़ी है 1 लाख रुपए की, तुमने इस साल 20,000 का माल बेचा है सिर्फ, तो तुम कॉस्ट में सिर्फ 20,000 ही लिखोगे। सिंपल है। तो इसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, कि जिस समय का खर्चा है उसी समय में उसे डालेंगे। वेरी सिंपल। So this is matching principle. Under the accrual method of accounting, expense recognition is based on the matching principle, where the expense to generate revenues are recognized in the same period as the revenue. In the same period, in the same period as revenue. Expense to generate revenues are recognized in the same period as revenue. ठीक है? Expense to generate revenue are recognized in same period as revenue. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो खुद, कि हमारे पास कितने भी इन्वेंट्री हो, हम जितने का माल बेचते हैं हम उसी की ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखते हैं, बाकी सारी इन्वेंट्री हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा आता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट जैसे जो भी तुम्हारे फिक्स खर्चे होते हैं, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारी आती है पीरियड कॉस्ट के अंदर। Not all the expenses can be directly tied to revenue recognition. These costs are known as period cost. Period costs such as administrative costs are expense in the period incurred. Incurred. Clear है? So let's revenue minus costs आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और रेवेन्यू को बाय द वे हम टॉप लाइन आइटम भी बोलते हैं। टॉप लाइन आइटम, रेवेन्यू को हम टॉप लाइन आइटम भी बोलते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या माइनस होते हैं? सैलरीज, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के दो या सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के दो, वो सारे अब माइनस होंगे। सैलरीज, सैलरीज किस बेसिस पे माइनस होगी? पीरियड कॉस्ट के बेसिस पे। पीरियड कॉस्ट, कॉस्ट किस बेसिस पे हमने किया? मैचिंग प्रिंसिपल पे। अब सैलरीज, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। अब सपोज करो तुमने एक बिल बोर्ड छपवाया है, वो 5 साल के लिए है अगले, तो तुम क्या उसकी कॉस्ट सारी की सारी आज ही डाल दोगे? नहीं, तुम उसकी कॉस्ट अगले 5 साल तक एलोकेट करोगे, तो उसे कहेंगे हम कैपिटलाइजिंग। कैपिटल कैपिटलाइजिंग, कैपिटलाइजिंग। क्लियर है? वैसे ही इसके बाद आएगा डिप्रिसिएशन। एक बार क्लियर कर देता हूँ सारा। तो इसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एसेट्स लाइफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये बेसिकली होता है डेप्रिसिएशन। लेट्स डाइव डीप इन द डेप्रिसिएशन। Okay, what is depreciation? The allocation of cost over an asset's life is known as depreciation. Tangible assets, depreciation natural resources और amortization intangible assets. So basically जितने भी tangible assets हैं उनके लिए हम depreciate करते हैं उन्हें, intangible assets को हम amortize करते हैं। अब तुम क्या कहोगे कि सर हम गुडविल को भी amortize करते हैं? गुडविल amortize नहीं की जाती, गुडविल impairment के लिए हर साल टेस्ट की जाती है और उसकी वैल्यू राइट डाउन करते हैं बैलेंस शीट में, राइट ऑफ करते हैं। सो एक चीज याद रखना, amortization के अंदर गुडविल नहीं आती, बाकी सारे intangible assets आते हैं सच एज पेटेंट्स, copyrights, etc etc. So there are two ways of depreciation: straight line method, double declining method. एक और मेथड होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी हम बात करेंगे एसएलएम और डबल डिक्लाइनिंग मेथड पे। एसएलएम बहुत सिंपल है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। बेसिकली मान लो कि एक एसेट की वैल्यू है 1 लाख रुपए, उसकी 5 साल यूजफुल लाइफ है और उसकी रेसिडुअल वैल्यू के बाद में मैं उसे 5 साल बाद बेचूंगा तो मुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो हम 90,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, बेसिकली आ गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कॉस्ट 1 लाख रुपीज, मैं 5 साल बाद बेचूंगा तो मुझे 10,000 मिल जाएंगे, स्क्रैप वैल्यू कहेंगे जिसे, या रेसिड्यू कह दो तुम। और यूजफुल लाइफ कितनी? 5 साल। अब डेप्रिस इसके अंदर यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल लाइफ दोनों ही कंपनी को डिसाइड करती है, तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत रहते हैं।
कि कंपनी अभी डेप्रिसिएशन कम दिखा सकती है, ज़्यादा दिखा सकती है और नेट प्रॉफिट बढ़ाने या घटाने के लिए। अब है डबल डिक्लाइनिंग मेथड। डबल डिक्लाइनिंग बेसिकली जो जो स्ट्रेट लाइन मेथड था, अगर कंपनी डेप्रिसिएशन फास्टर रेट से दिखाना चाहती है ताकि नेट प्रॉफिट कम है और कंपनी को इवेंचुअली टैक्स कम भरना पड़े, तो कंपनी अधिकतर यूज करती है डबल डिक्लाइनिंग मेथड। डबल डिक्लाइनिंग कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपॉन यूजफुल लाइफ। डबल डिक्लाइनिंग मेथड में एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे गलती करते हैं कि रेसिडुअल वैल्यू को कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो कॉस्ट है, जैसे इसमें हमने किया था 10,000, 1 लाख माइनस 10,000। सो जब भी डबल डिक्लाइनिंग मेथड में कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 लेस नहीं होगा, सीधा यही होगा 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी कितना है 0 अपॉन यूजफुल लाइफ कितनी है 5 इंटू 2। तो वैल्यू हमारी आ जाएगी डेप्रिसिएशन की 40,000 बेसिकली। अब कैलकुलेटर में कैसे करना है डेप्रिसिएशन, सिंपल है। तुम्हारा फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, इसमें सेकंड फोर दो, सेकंड फोर दिखाओगे तुम्हें दिखाई देगा डीबी, नीचे करोगे एल एल आई एफ लाइफ, उसके बाद सी एस टी कॉस्ट, तो ऐसे एल सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू बेसिकली रेसिडुअल वैल्यू है। तो तुम्हारा फाइनेंशियल कैलकुलेटर कैलकुलेट कर देगा बहुत आसानी से। इसके अंदर तुम सेकंड एंटर दबाओगे तो तुम देखोगे डीबीएक्स, एस एल है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड और डीबी है डबल डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन मेथड। सो कैलकुलेटर बेसिक रिवीजन ना हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब हम आते हैं अमोर्टाइजेशन पे। अमोर्टाइजेशन बेसिकली इंटेंजिबल एसेट पे होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल अमोर्टाइज नहीं की जाती, गुडविल इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट की जाती है साल में एक बार। गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट से डायरेक्ट राइट ऑफ होती है, राइट डाउन होती है। बाकी सारे जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है वो अमोर्टाइज किए जाते हैं। अब एक और चीज रह गई हमारी, इन्वेंट्री। सो बेसिकली देर आर फोर मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्निशन विच आर स्पेसिफिक, लाइफो, फाइफो और वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। अब स्पेसिफिक इन्वेंट्री में बेसिकली मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारी इन्वेंट्री डिस्टिंग्विशेबल है और तुम्हारा इन्वेंट्री बहुत कम है, तो तुम हर प्रोडक्ट को नोट कर सकते हो इन्वेंट्री। तो बहुत कम जो भी प्रीशियस वैल्यू के आइटम होते हैं, जो बहुत ही कम होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, वही सिर्फ स्पेसिफिक इन्वेंट्री मेथड से रिकॉर्ड होते हैं। बाकी लाइफ ऑयल लास्ट इन फर्स्ट आउट, फाइव ऑयल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब लाइफ ओनली यूएस गैप के अंडर अलाउड है, आईएफआरएस लाइफ अलाउड नहीं करता। लाइफ बेसिकली यूज किया जाता है जैसे हम ये अज्यूम करते हैं कि गुड्स की प्राइस बढ़ेगी। सो मान लो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि पहले तुमने गुड्स खरीदे 5 रुपए पे, फिर 10 रुपए पे, फिर 15 रुपए पे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर पहले 5 रुपए वाला गुड्स तुम रिकॉर्ड करोगे जैसे ही सेल होगा कॉक्स के अंदर। बट लाइफ ऑफ के अंदर क्या होता है, जो तुमने रिसेंट परचेज किए ये कॉक्स के अंदर पहले रिपोर्ट होगी। तो इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, तुम्हारा नेट प्रॉफिट कम आएगा, नेट प्रॉफिट कम रहेगा, तो अल्टीमेटली तुम कम टैक्स भरोगे। सिंपल है। बाकी हम इन्वेंट्रीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्रीज का पूरा चैप्टर है, अभी इन्वेंट्रीज को सिर्फ इतना ही करेंगे। चार फोर मेथड है स्पेसिफिक, लाइफ ऑफ, फाइव ऑफ, वेटेड एवरेज। लाइफ ऑफ, एक चीज याद रखना, लाइफ ऑफ सिर्फ यूएस गैप के अंडर अलाउड है, आईएफआरएस के अंडर अलाउड नहीं है लाइफ ऑफ। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज नॉन रिकरिंग आइटम्स। ये हो गया, ये सारा क्लियर कर दो। और जितने भी हमारे नॉन डेबिट एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड होंगे। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अब इसके बाद जो तुम्हारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम नौ, जैसे कि सेल और वो सेल गेन और लॉस ऑन एन एसेट वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट यहाँ तुम्हारा रिकॉर्ड होगा, जो भी तुम इंटरेस्ट पे करोगे। उसके बाद आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद तुम रिकॉर्ड यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करोगे, जो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम होंगे, जैसे सेल, जैसे गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब अर्निंग बिफोर टैक्स, इसके बाद रिकॉर्ड होगा तुम्हारा टैक्स और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अब तुम डिसकंटिन्यूड देखते हो क्योंकि सर जो बिजनेस बंद हो गया उससे कैसे इनकम जनरेट होगी। तो देखो यार, ये
रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा तो है नहीं कि आज मुकेश अंबानी गए, बंद करना, शटर दिया, बंद हो गया व्यापार। बहुत लार्ज स्केल पे जब बिजनेस ऑपरेट होता है तो उसे बंद करने में बहुत टाइम लगता है। तुम्हें पहले इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है सारी, स्टाफ को डिसाइड करना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम, पेपर वर्क, लीगल वर्क। सो मान लो आज कंपनी ने डिसाइड किया कि एक स्पेसिफिक बिजनेस है वो बंद करेंगे, तो उसे बंद करने में उन्हें 1 साल लगा। तो उस 1 साल तक जो भी कंपनी की इनकम होगी उस बिजनेस से, वो अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद आएगी। उस पर टैक्स डिडक्ट होगा, उसके बाद आएगा नेट इनकम।